हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लर्न करने वाले हैं यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इवॉल्व्ड एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन या रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कुछ टाइप्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज जो हम लास्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशंस रह गए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है एकात्मक संविधान। एक ऐसा देश जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ऐसे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सारी जो पावर होती है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी गवर्नमेंटल पावर को प्रोवाइड करता है जो कि वेस्टेड होती है एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड दैट्स द रीजन नेशनल गवर्नमेंट जो होती है वो एकमात्र सोर्स होती है ऑफ अथॉरिटी। सारी अथॉरिटी उसी के पास होती है। द सेंट्रल बॉडी डज नॉट शेयर इट्स पावर बट कैन डिवॉल्व इट टू सबऑर्डिनेट बॉडीज सच एज द लोकल एंड रीजनल बॉडीज। इसमें जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर को शेयर नहीं करती है बल्कि डिवॉल्व करती है, यानी कि पास ऑन कर सकती है या ट्रांसफर कर सकती है सबऑर्डिनेट बॉडीज को जो रीजनल या लोकल लेवल पर फंक्शन करती हो। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है पावर का। जो पावर्स सेंटर देना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट्स को या लोकल गवर्नमेंट्स को, सिर्फ वही पावर्स उन्हें ट्रांसफर करती है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, इटली, फिनलैंड और फ्रांस। तो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन किन एस्पेक्ट से डील करेगा? ये डील करेगा मेनली कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। और अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो इसमें मेरिट ये है कि इट में रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड नेशनल यूनिटी, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, तो वो नेशनल यूनिटी के प्रति कार्य करती है, देश को यूनाइट करने के लिए कार्य करती है। सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यही देखती है। तो इससे देश इंटीग्रेट हो सकता है इनटू अ सिंगल यूनिट। सभी डिफरेंट स्टेट्स के लोगों की जो कमिटमेंट होती है वो टूवर्ड्स दैट वन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रति कोई कमिटमेंट होने के। अनदर मेरिट इज दैट इट इज रिलेटिवली चीपर। देखिए, फेडरल फॉर्म में 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट चलती है जिनके अपने अपने इलेक्शंस होते हैं, तो वो सिस्टम जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। स्टेट के पास अपनी पावर्स होती हैं, यूनियन के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। लेकिन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सरकार होती है, इसमें ज़्यादा स्टेट या लोकल लेवल पर इतनी बॉडीज नहीं होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग की ज़रूरत हो। सो देर आर लेस लोकल एंड स्टेट बॉडीज दैट रिक्वायर फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इट अलाउज फॉर एक्सट्रीमली क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट तरीके से हो सकती है। स्टेट के बिहाफ पर भी यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस ले सकती है, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट होती है ये काफ़ी इवन होती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरे देश के डेवलपमेंट की इंचार्ज होती है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये डिफरेंट स्टेट्स में इवन तरीके से डेवलपमेंट की कोशिश करती है। वहीं इसका डीमेरिट ये है that it can easily evolve into dictatorships. डिक्टेटरशिप तो ऐसे होगी क्योंकि जब हर चीज़ कंट्रोल में होगी नेशनल गवर्नमेंट के, तो हो सकता है वो उसे अपने तरीके से यूज़ करे, अपने इंटरेस्ट में यूज़ करे, स्टेट्स में डेवलपमेंट के लिए कार्य ही ना करे, सिर्फ सेंटर में रह के पावर्स को एक्यूमुलेट करे। स्टेट के इंटरेस्ट को इग्नोर भी किया जा सकता है इसमें, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट स्टेट से ज़्यादा सेंटर पर होता है। नेशनल इंटरेस्ट इसमें सुपीरियर होते हैं। There is slow and overburden of work. The burden of work can become quite heavy for those who are in the government.
क्योंकि एक नेशनल सरकार को पूरे देश के लिए कार्य करना है, तो जो प्रोसेस है कार्य करने की वो स्लो हो सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ओवरबर्डन विद वर्क हो सकती है, क्योंकि सभी स्टेट्स के लिए भी वो इंचार्ज है। तो एक तरह से वो सेंटर भी संभाल रही है, वो स्टेट भी संभाल रही है। ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है। सो दैट्स द रीजन जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नमेंट होती है वो स्लो होती है एंड देयर इज ओवरबर्डन ऑफ वर्क। अब आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। Federal Constitution is one where the power is constitutionally allotted to the federal, state and local councils. Federal Constitution को हिंदी में संघात्मक संविधान भी कह सकते हैं। यहाँ पर पावर्स डिवाइडेड होती हैं बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड द लोकल बॉडीज, जैसा कि इंडिया में है। पावर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास नहीं होती यहाँ पे, और ये जो पावर्स होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलॉटेड होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पावर्स को, इसलिए इनको छीना भी नहीं जा सकता है। तो हर टीयर जो होता है गवर्नमेंट का, सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल हो, ये अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक्सरसाइज करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करता है। तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें एक ऐसी लिस्ट होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को स्पेसिफाई करती है, यानी कि ये स्पेसिफाई करती है ये लिस्ट कि यूनियन के पास कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, स्टेट के पास कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, या अगर कोई लोकल बॉडी है तो उसके पास कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। इंडिया में भी ऐसी एक लिस्ट है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से डील करता है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वहीं स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। तो जो पावर्स हैं वो बहुत अच्छे से स्पेसिफाई की जाती हैं इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। किसको कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन और मलेशिया। इसका मेरिट ये है कि इट चेक्स डिस्पोटिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट की निरंकुशता को ये चेक करता है, क्योंकि पावर्स जो होती हैं वो यहाँ डिवाइड हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जहाँ पर सेंटर के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है यूनिटरी गवर्नमेंट में, वहाँ वो एक निरंकुश बन जाती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ऐसा नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स पीपल्स लिबर्टी। लोगों के राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। वैसे ये तो हर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एडवांटेज है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और साथ ही साथ वो रिटन भी है, तो इट विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट पीपल्स लिबर्टी। देयर राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे इजीली। The law makes it easier to make decisions since the people can supervise the government at different levels. नेशनल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सभी के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, और जो सब्जेक्ट्स उनके पास है वो उन पर इजीली लॉ बना सकते हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो लेजिस्लेटर्स हैं वो उसी स्टेट को यूजुअली बिलोंग करते हैं। उन्हें अपने स्टेट के हालात पता होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है अपने स्टेट पे, तो वो बेहतर तरीके से ऐसे लॉज बना सकते हैं जो उनकी स्टेट का वेलफेयर कर सके, उनकी स्टेट का बेटरमेंट कर सके। इसमें हम एक और मेरिट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी। इसमें क्लैरिटी ऑफ फंक्शंस होता है। सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पता है कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। अगर सड़क बनवानी है तो वो किसके अंडर आती है, एजुकेशन किसके अंदर आती है, हेल्थ किसके अंडर आती है। तो ये सब फंक्शंस जो होते हैं वो क्लियरली डिवाइड होते हैं। So a federal constitution provides clarity. The constitution also provides representation to various sections. एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो अलग अलग सेक्शंस को एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है। कई बार स्टेट की भी माइनॉरिटीज होती हैं, तो जब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है ज़रूरी नहीं है ऐसी स्टेट में जो माइनॉरिटीज हैं उनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड हो या उनको कोई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड हो। बट अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट के फंक्शंस भी स्पेसिफाइड हो, तो ऐसे में इन सेक्शंस को एक बेटर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जा सकता है।
तो चाहे वो सेक्शंस माइनॉरिटीज़ हों या पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हों या पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट हों, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। प्लस इसमें एक और चीज़ भी आती है, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स होती हैं, स्टेट का भी अपना एक लेजिस्लेचर होता है, तो इन लेजिस्लेचर्स में इन डिफरेंट सेक्शंस को एक रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। ये लोग इलेक्ट होके उन स्टेट लेजिस्लेचर्स का पार्ट बन सकते हैं, जो कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं हो सकता था। सो दिस इज अनदर मेरिट। वहीं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का डीमेरिट ये है कि देयर इज अ स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक यही हो सकता है कि लेट्स से कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट भी लॉज बना सकती है और सेंटर भी लॉज बना सकती है। सपोज वो सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो ऐसा सब्जेक्ट जिसपे दोनों गवर्नमेंट्स मिलके लॉ बना सकती हैं, उन गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट कोई आवाज ही नहीं उठा सकती। उनके पास जो पावर्स आती भी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए आवाज ज्यादा उठा नहीं सकते हैं, ज्यादा वोकल नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है, तो उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो सकता है। सो दैट इज द डीमेरिट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं। इसके साथ ही साथ फंक्शंस बताए जाते हैं कि यूनियन पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी और स्टेट लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन करेगा। जो स्टेट लेजिस्लेचर के डिफरेंट हाउसेस हैं उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या प्रोसीजर है 2 हाउसेस में इलेक्ट होने का। तो इसमें यूनियन लेजिस्लेचर के ही नहीं बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविजंस भी होंगे। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन पर। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट में होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ नाम की पावर्स हैं या वो एक सेरेमोनियल हेड है। ही एक्चुअली इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन दिस वन। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करना होता है और ऐसे सारे लॉज इन्फोर्स या अप्लाई करने होते हैं जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की पावर्स को भी स्पेसिफाई करता है। ये क्लियरली मेंशन करता है कि एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है या प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है और जुडिशरी के पास क्या पावर्स है, ताकि कोई भी ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन से ज्यादा पावरफुल ना बन सके। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई करते हैं। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन इज सिमिलर टू द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है यूएसए में, ब्राजील में और मेक्सिको में। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की मेरिट यह है कि देयर इज क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स जो हैं वो क्लियरली सेपरेटेड होती हैं बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकल के आ रहा है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इससे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम एक बेटर तरीके से बना रहता है। देन सच अ कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स स्टेबिलिटी। प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स्ड होता है, कंट्री के पास एक ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि एक अनप्लान्ड शिफ्ट इन पावर नहीं हो सकता है। देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स। लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्टेड होते हैं। चांसेस कम होते हैं कि उन्हें ब्रीच किया जा सके, और अगर उन्हें ब्रीच किया भी जाता है तो सिटीजन्स जो हैं वो जुडिशरी का सहायता ले सकते हैं। दे कैन गो टू द जुडिशरी। इट इज हार्ड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना भी हार्ड होता है इन केस इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जहां प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूजुअली वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका एक रिजिड प्रोसीजर होता है, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना मुश्किल हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज भी प्रिवेंट होता है बिकॉज जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है।
as there is a system of checks and balances. Demerit of this constitution is that ये थोड़ा expensive होता है. Expensive इसलिए होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है. एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है, तीनों ऑर्गन्स अलग हैं, तो उस मायने में ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में से ही कार्व्ड आउट होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. सो इट्स मोर एक्सपेंसिव. ऑल्सो लेजिस्लेचर के अलग से चुनाव होते हैं, एग्जीक्यूटिव के अलग चुनाव होते हैं, तो इसलिए भी ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है. एंड देयर इज डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट. देयर आर चांसेस ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है. मुश्किल हो सकता है उसको थोड़ा कंट्रोल करना. इसका रीजन ये भी है कि वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो चांसेस होते हैं कि प्रेसिडेंट थोड़ा निरंकुश बन जाए. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नेचर में फ्लेक्सिबल है तो प्रेसिडेंट उसको अपने हिसाब से चेंज भी करवा सकता है, जैसा कि हमने रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी समझा था. इसके बाद आता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन. तो जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड होती हैं. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और वो हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी भी होता है, बट वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है. हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली प्रेसिडेंट होता है या कोई मोनार्क भी हो सकता है, जो सिर्फ एक तरह से नाम का ही हेड होता है. एंड एक्सरसाइजेस हो रही सेरेमोनियल फंक्शंस, जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट पदों पर अपॉइंटमेंट कर सकता है, हालांकि इसके लिए उसे प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करना भी जरूरी हो सकता है. So the prime ministers in the cabinet are all the members of the same party or coalition equals which win the election. जो पार्टी इलेक्शन जीतती है उसी पार्टी की सरकार बनती है, उसी पार्टी के मेंबर्स कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं और उन्हीं का लीडर जो है यूजुअली प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किन किन चीजों पर फोकस करेगा? वो फोकस करेगा कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए. वो स्पेसिफाई करेगा कि प्रेसिडेंट के कौन से फंक्शंस हैं और प्राइम मिनिस्टर के कौन से फंक्शंस हैं. उसके अलावा पार्लियामेंट के बारे में भी ये बताएगा कि जो 2 हाउसेस होते हैं उनमें इलेक्शंस कैसे होते हैं, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसी होती है. तो इन सब चीजों से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है इंडिया. इसके अलावा ब्रिटेन भी इसका एक एग्जाम्पल है. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का मेरिट ये है दैट इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स राइट्स. सिटीजन्स को काफी तरीके के राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ट्रैवल, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. तो इस तरीके के राइट्स होते हैं और वो प्रोटेक्टेड होते हैं. एक पर्सन जुडिशरी का सहारा ले सकता है अगर उनका ब्रीच हो जाए तो. इट इज लेस एक्सपेंसिव दैन प्रेसिडेंशियल फॉर्म. प्रेसिडेंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है. रीजन हमने तभी डिस्कस कर लिया था जब हम प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे. ऑल्सो देर आर लेस चांसेस ऑफ रिवोल्ट. रिवोल्ट के चांसेस कम होते हैं क्योंकि टाइमली इलेक्शंस होते हैं. अगर सरकार के कार्य करने का तरीका पसंद नहीं है तो बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से आप इलेक्शंस के थ्रू वोट करके उनको चेंज कर सकते हैं. वोटिंग के क्या अधिकार हैं लोगों के पास, किस प्रकार वो वोट कर सकते हैं, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है. और इन जनरल क्योंकि लोगों के पास जब राइट्स होते हैं, लिबर्टीज होती हैं, तो दे फील सैटिस्फाइड. उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज का रेबेलियन करने की या रिवोल्ट करने की. Demerit of parliamentary constitution is that there is no true separation of powers. एक true separation of power इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर में से ही निकलता है. जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में से इमर्ज हो रही है तो वो एक ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ी ना होता है. ऑल्सो द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव माइट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन टू देयर एडवांटेज.
कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना तब बहुत आसान हो जाता है पार्टी इन पावर के लिए अगर उसकी एक अच्छी मेजॉरिटी हो पार्लियामेंट में। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, जो कि ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं जो सिर्फ पार्टी इंटरेस्ट में हो और लोगों के इंटरेस्ट में ना हो। एंड देयर आर चांसेस ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन। रूलिंग पार्टी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना चाहती है बेहतरी के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑपोजिशन पार्टी जो लेजिस्लेचर में है वो बिना किसी रीजन के उसे अपोज करे, क्योंकि उनका कार्य अपोज करना होता है। तो ऐसे में रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में स्ट्रगल रह सकता है। इसके अलावा ये अनस्टेबल भी हो सकता है अगर जो सरकार बनती है वो प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ ना आए, एक कोलिजन की फॉर्म में आए। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल हो जाती है। तो ये था पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, और यहीं खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से इन कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।